Hey guys, welcome back to my channel Classes at Agarwal Academy. This is CMA Vishali Agarwal. I am a qualified cost accountant from Institute of Cost Accountants of India, BCom graduate and a MCom postgraduate. तो आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बेसिकली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कौन कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं, क्या क्या उनका इंटरेस्ट छुपा होता है, उन लोगों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। हम अपनी इससे प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसके टाइप्स को एक वीडियो में। एंड सेकंड वीडियो में हम कवर कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। दिस इज द थर्ड वीडियो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर हम पार्टीज को पढ़ेंगे, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को पढ़ेंगे। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करके, अग्रवाल अकेडमी पे विजिट करके आपको सारी अभी तक की वीडियोस मिल जाएंगी प्रॉपर, जितनी भी मैंने वीडियोस अभी तक बनाई हैं। बाकी उन दोनों वीडियोस का जो इस टॉपिक पे बेस्ड पिछली दो वीडियोस हैं, उनका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो डू वॉच देम। आज हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो देखिए, सबसे पहले आता है मैनेजमेंट। सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं जो पार्टी इंटरेस्टेड होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, वो है हमारी मैनेजमेंट, दैट इज इंटरनल लोग, मतलब इंटरनल जो है कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स। तो इसमें समझते हैं, देखिए ये किस किस चीज में इंटरेस्टेड होती है ना। ये होती है हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्टेड, कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या उसकी सॉल्वेंसी है। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि क्या कंपनी की क्षमता है कि वो अपनी डेट्स को पे कर सके, और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि कहाँ कहाँ से कंपनी ने पैसा उठाया है, क्या क्या सोर्सेज से कंपनी ने अपना कैपिटल को रेज करा हुआ है। तो ये सब चीजों में मैनेजमेंट हमारी कंपनी की इंटरेस्टेड होती है। उसके बाद दे वांट टू नो वेदर द कंपनी कैन पे ऑफ इट्स डेट्स व्हेन दे अराइज। इसका मतलब ये कह रहा है कि मैनेजमेंट ये जानना चाहती है कि जैसे ही हमारी कंपनी की कोई भी डेट अराइज हो जाएगी पे करने के लिए, तो क्या कंपनी उसको टाइमली पे कर पाएगी। उसके बाद क्या कंपनी की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होंगे अर्निंग के, कंपनी कितना करंटली अर्न कर रही है, हाउ मच द कंपनी इज अर्निंग, एज वेल एज द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अर्निंग्स इन फ्यूचर। उसके बाद कंपनी के क्या क्या मतलब वो हो सकते हैं, बेसिकली कंपनी के क्या क्या सोर्सेज हैं, कंपनी कहाँ कहाँ से फंड्स रेज कर सकती है, पैसा कमा सकती है, मतलब कैसे कैसे कंपनी फ्यूचर में पैसा कमा सकती है। उसके बाद मैनेजमेंट की पॉलिसीज को इफेक्टिवनेस को ये देखता है। इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज का मतलब हो गया, देखो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उस पे मैनेजमेंट की पॉलिसीज का असर आता है। कंपनी क्या करती है, अलग अलग पॉलिसीज डिजाइन करती है ताकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे होते जाएं साल दर साल। तो अब अगर मान लो कोई पॉलिसी ऐसी है जिसने पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अगर बट कोई ऐसी हमारी कंपनी ने पॉलिसी कोई ऐसी अडॉप्ट कर ली जिसने नेगेटिव रिजल्ट्स दिया हमारे ऑपरेशंस के ऊपर, तो हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से यही जानना चाहती है कि क्या हमारी कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो इफेक्टिव रही हैं या नहीं रही हैं, और हमारे फ्यूचर में हम क्या क्या चीजें नई पॉलिसीज ला सकते हैं, उसको भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एडवाइस करता है कि आपको यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, आप यहाँ के लिए ये पॉलिसीज अप्लाई करो। तो ये सब चीजें हमको पता लगती हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू, हमको ये सब चीजें क्लियर होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स हो गए बेसिकली वो लोग जिन्होंने आपके बिजनेस में अपना पैसा लगाया है, ठीक है, वेदर लोन्स या फिर उन्होंने आपको आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करे हैं, दोनों ही हमारी कंपनी के क्या है, इन्वेस्टर्स हैं। वो लोग जिन्होंने हमारी बिजनेस के अंदर पैसा लगाया। उनको क्या होगा, अगर कोई इंसान आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि क्या आपके बिजनेस की इतनी क्षमता है कि आप अच्छा अर्न कर सकते हो। आपके बिजनेस की वो क्या देखेगा, अर्निंग कैपेसिटी को देखेगा कि क्या अर्निंग कैपेसिटी है बिजनेस की, ठीक है, और फ्यूचर में ग्रोथ करने के क्या क्या उसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या उसके सोर्सेज हैं, क्या क्या उसके चांसेस हैं फ्यूचर ग्रोथ के। ये सब चीजें इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इसमें कीन होते हैं जानने के लिए। उसके बाद दे आर कीन टू नो वेदर द कंपनी वुड बी एबल टू पे देयर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स एट अ हायर रेट इन फ्यूचर। अब हमने ये समझा था अपनी लास्ट वीडियो में भी कि जब इंटरेस्ट और डिविडेंड कंपनी पे करती है, एक तो उनको ये मतलब होता है कि टाइमली पे कर दे, ठीक है। आपको जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाओगे या आप कहीं भी पैसा लगाओगे, तो आप हमेशा ये चाहोगे ना कि टाइम टू टाइम आपको ब्याज मिलता रहे उसके ऊपर। तो इस चीज के लिए आप उसकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करोगे। तो ये देखते हैं कि कंपनी इंटरेस्ट और डिविडेंड्स टाइमली पे कर पाएंगी, और क्या आपको ऐसा मतलब एक्सपेक्टेड है कि कंपनी आपको, देखो इंटरेस्ट का रेट तो फिक्स होता है,
बट डिविडेंड्स का रेट कोई फिक्स नहीं होता, डिविडेंड तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिविडेंड क्या कंपनी आपको हायर रेट्स में पे कर पाएगी फ्यूचर में, ये भी इन्वेस्टर्स इस चीज को भी जानने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं, तो इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स और एक होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। अब आप कहोगे कि शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बेसिकली एक वाइड टर्म है, इसके अंदर हर वो इंसान आ गया जिसका आपको पैसा वापस करना है, जिससे आपने पैसा लिया हुआ है, चाहे आपने चाहे आपने उससे गुड्स खरीदे हो उधार पे, चाहे आपने किसी से लोन लिया हो, दोनों ही आपके क्रेडिटर्स हैं। अगर वो छोटे टाइम में पे हो जाएंगे, विद इन 12 मंथ्स पे हो जाएंगे, तो दे बिकम शॉर्ट टर्म। इसके अंदर कौन आ जाते हैं, वो लोग जिनसे आपने गुड्स उधार पे लिए हैं, या फिर जैसे बैंक से आपने शॉर्ट टर्म बोरोविंग कर ली, तो बैंक भी आ गया, बेसिकली आपका क्रेडिटर ही बन गया एक तरह से। उसके बाद लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कौन हो गए, जिनसे आपने पैसा लिया है पर 12 महीने के बाद आपको वो पैसा पे करना है, रिटर्न करना है। जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया 10 सालों का, तो बैंक वुड बिकम योर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। उसके बाद आपने डिबेंचर्स इशू करे थे जैसे, तो डिबेंचर होल्डर्स भी हमारी कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। तो अब देखते हैं शॉर्ट टर्म जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट होता है हमारी कंपनी की लिक्विडिटी में। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि क्या कंपनी के पास इनफ लिक्विड फंड्स हैं कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दे। शॉर्ट टर्म है तो ऑब्वियसली करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज को मतलब किससे होगा कि क्या हमारा पैसा टाइमली पे हो जाएगा, उस टाइमली पेमेंट के लिए क्या कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है। तो कंपनी वो पैसा कहाँ से निकालती है, बेसिकली करंट असेट से निकालती है। करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं बेसिकली जो हमारे विद इन 12 मंथ्स कंपनी कन्वर्ट कर लेती है विद इन कैश। ठीक है, जैसे हमारे डेटर्स आ गए, स्टॉक आ गया, तो ये कैश हो गया, कैश इक्विवेलेंट्स हो गए, जैसे हमारा बैंक बैलेंस आ गया। तो क्या कंपनी के पास इनफ लिक्विड फंड्स हैं, मतलब इनफ करंट असेट्स हैं कि वो करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाए। उसके लिए कंपनी क्या करती है, दो रेशियोज निकालती है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो देखो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, बिकॉज रेशियोज हम अलग से समझेंगे अपनी आने वाली वीडियोज में, प्रॉपर एक एक रेशियो को डिटेल में कवर करेंगे। करंट रेशियो का मतलब होता है बेसिकली ये शो करता है रिलेशन बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। एंड क्विक रेशियो भी बेसिकली करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज, जब हम करंट असेट्स में से एक दो चीजें माइनस कर देते हैं तो हमारे क्विक असेट्स आ जाते हैं। तो क्विक असेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच में जो हमको रिलेशन शो करता है वो होता है हमारा क्विक रेशियो। और रेशियो का मतलब मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में यही बताया था कि रेशियो ऐसी चीज होती है जो कोई भी दो चीजों के बीच में रिलेशन को शो करती है, दैट इज योर रेशियो। तो करंट रेशियो करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज के बीच में रिलेशन शो कर रहा है, क्विक रेशियो शो कर रहा है क्विक असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज के बीच में। और ये दोनों हमारे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं, हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को बताते हैं बिजनेस की। लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए क्या होता है, ये जानने के लिए इच्छुक होते हैं क्रेडिटर्स कि क्या कंपनी के पास टाइमली इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसा रहेगा। उसके बाद क्या कंपनी की एबिलिटी है कि वो अपनी डेट्स को ऑन मेच्योरिटी रीपे कर दे, जो उसने लोन्स लिए हुए हैं उसको जब उसकी मेच्योरिटी डेट आ जाए उस टाइम पे उसको पेमेंट कर दे। तो इसलिए क्रेडिटर्स, इसलिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। उसके बाद बढ़ते हैं गवर्नमेंट की तरफ। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बेसिकली एनालिसिस करती है, हमको ये देखती है कि कौन कौन से बिजनेस हैं जो अपने सही ट्रैक पे जा रहे हैं, जिनकी जो ट्रेन है वो बिल्कुल पटरी पे चल रही है, अपना स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं, और कौन सी कंपनी ऐसी जिसको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। फाइनेंशियल हेल्प का मतलब गवर्नमेंट हो सकता है उसके लिए टैक्सेस कम कर दे, गवर्नमेंट और उनको कुछ फायदा दे दे। ठीक है, उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है टैक्स रेट डिसाइड कर सकती है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। बेसिकली मान लो कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी सारी कंपनीज की ना ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जा रहा है कि वो नीचे जा रहे हैं, बेसिकली वो इंडस्ट्री पूरी डिक्लाइन कर रही है, उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उस इंडस्ट्री को ऊपर लाने के लिए हो सकता है गवर्नमेंट उनको कुछ पैसा दे दे, ठीक है, या फिर उनके लिए टैक्स रेट्स कम कर दे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। गवर्नमेंट कहे ठीक है, नॉर्मली हम 30% टैक्स चार्ज करते हैं, आपसे हम सिर्फ 10% चार्ज करेंगे। अब जब गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से टैक्सेस कम लेगी तो उसकी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, तो वो जो 20% पैसा बच गया वो एक तरह से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कंपनी को हेल्प दे दी। तो इस वजह से गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करती है कि किसको हमारे सहारे की जरूरत है, हम उसको सहारा लगाएंगे ताकि वो कंपनी डूबने से बच जाए। देखो कंपनी डूबेगी तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, कितने एम्प्लॉयज की नौकरी चली जाएगी, ठीक है, बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि कोई कंपनी जल्दी से बंद हो जाए, गवर्नमेंट भी चाहती है ठीक है कंपनी स्मूथली फंक्शन करती रहे, तो इसलिए गवर्नमेंट हेल्प करती है कंपनीज को।
और उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना पड़ता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो एजेंसीज होती हैं या वो संस्थाएं होती हैं जहां से आप पैसे उधार लेते हो। जैसे आपका बैंक हो गया, ठीक है, आपका इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, आपका यूनिट ट्रस्ट आ जाती हैं इसके अंदर, अलग अलग एजेंसीज जहां से भी आप पैसा उधार ले सकते हो, ठीक है, तो वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे भाई, उनको भी तो इंटरेस्ट चाहिए होगा, वो भी तो देखेंगे कि कंपनी की क्या अर्निंग कैपेसिटी है, क्या कंपनी इतना अच्छा अर्न कर पा रही है कि वो हमारे बिजनेस को, मतलब हमको हमारा इंटरेस्ट पे करती रहे, ठीक है, कि जब वही लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वही आ गई कि जब हमारी डेट अराइज होगी तो क्या कंपनी उस पैसे को टाइमली वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये इसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, अगर अर्निंग अच्छी होगी तो इंटरेस्ट भी टाइमली पे होगा। उसके बाद अगर उसकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अच्छी होगी, इसका मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब हो गया कि लॉन्ग टर्म में जो कंपनी की डेट्स हैं उनको टाइमली वो पे कर पाएंगे। सेम वे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसी वजह से हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो वो ये सब चीजें चेक करते ही करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे किसी को लोन नहीं दे देगा, जब उसे पता होगा कि हाँ सामने वाला मेरा पैसा वापस कर पाएगा तभी वो लोन देगा। अपना पैसा मरता हुआ किसी को भी नहीं अच्छा लगता। आगे एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉइज का क्या मतलब है हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, उनके लिए इसलिए हेल्पफुल होता है कि वो देखते हैं कि अगर कंपनी मान लो अच्छे ट्रेंड में जा रही है, अच्छा ग्रो कर रही है, तो हमारी कितनी कितनी सैलरीज बढ़ेंगी, क्या इंक्रीमेंट होंगे हमारी पे के अंदर। उसके बाद अगर कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है, कंपनी की प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, तो कंपनी कितना आपको बोनस देगी, कितना बोनस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आपको हायर बोनस मिलने वाला है। तो ये सब चीजें एम्प्लॉय के लिए हेल्पफुल होती हैं। एम्प्लॉय को किसी चीज से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है अपने, तो क्या उसकी सैलरी बढ़ेगी या फिर क्या उसका बोनस इंक्रीज होगा, क्या बोनस उनको मिलेगा, तो यही सब चीजें एम्प्लॉयज के लिए जरूरी होती हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ ट्रेड यूनियंस होती हैं बेसिकली जो एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। एक एसोसिएशन हो गई मिलके जो सारे एम्प्लॉयज को देख रही है, तो वो क्या करती है, वो एक वेज रेट अपना बेसिकली नेगोशिएट कर सकती है जाके। ट्रेड यूनियंस हेल्प्स इन ट्रेड यूनियंस इन नेगोशिएटिंग देयर वेजेस। ट्रेड यूनियंस वही होती हैं जो कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं, लेबर यूनियंस, बेसिकली लेबर का एक ग्रुप हो गया। तो वो क्या कर सकते हैं, मान लो एक कंपनी में एक लेबर यूनियन बनी हुई है, ठीक है, एक जैसे आपने एक मूवी है, वो नाम नहीं ध्यान आ रहा, उसमें अनिल कपूर वो होता है, लेबर यूनियन का मालिक होता है बेसिकली। तो वो क्या करता है, सारे एम्प्लॉयज के हक के लिए अकेला जाके अपने बॉस से लड़ता है। मुझे उस मूवी का नाम नहीं ध्यान आ रहा है अभी। तो ऐसे इमेजिन कर लो कि एक ग्रुप है, पूरा एक कंपनी में एक एम्प्लॉयज का ग्रुप है, उनका बेसिकली क्या करा, इन्होंने एक अपना सरदार चुन लिया कि ये जाके हम सबको रिप्रेजेंट करेगा कंपनी के मैनेजमेंट के आगे। तो अगर मान लो तो उस ट्रेड यूनियन के जो लीडर के लिए बेसिकली तो उनको हेल्प करेगा कि अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आप देखते हो तो उनको हेल्प मिल जाती है कि अपनी वो वेजेस के लिए नेगोशिएट कर सकें, अपनी वेजेस के लिए लड़ सकें। तो ये था एम्प्लॉयज के लिए। टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज क्यों करती हैं, टैक्स अथॉरिटीज बेसिकली ये देखती हैं कि क्या आपने अपने अकाउंट्स को प्रॉपर लीगल प्रोविजन से बनाया है, आपने कोई अपने अकाउंट्स में हेरा फेरी तो नहीं करी, कोई गड़बड़ तो नहीं करी। क्यों, वो किस लिए, क्योंकि उनको टैक्स से मतलब होता है। टैक्स अथॉरिटीज क्या करेंगे, आपसे टैक्स लेंगी, तो अगर आपने अपने अकाउंट्स में गड़बड़ करी होगी इसका मतलब आपने टैक्स में भी गड़बड़ करी होगी। तो वो इसीलिए देखते हैं कि आपने सारे लीगल प्रोविजंस को कंप्लाई करा है, ताकि आपकी टैक्स की जो असेसमेंट है, बेसिकली टैक्स की कैलकुलेशन है, वो सही हुई है या नहीं। असेसमेंट का बेसिकली मतलब हो गया कि टैक्स कैलकुलेशन, अभी आप इतना समझ सकते हो, टैक्स असेसमेंट मीन्स टैक्स कैलकुलेशन। तो टैक्स अथॉरिटीज इसलिए हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखती हैं। तो ये थी हमारी पार्टीज जो हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस में इंटरेस्टेड होती हैं। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में, इनको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से, सॉल्वेंसी से, अर्निंग कैपेसिटी से, इन सब चीजों से मतलब होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर से। उसके बाद हमने पढ़ा इन्वेस्टर्स के बारे में। इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं हमारे बिजनेस की बेसिकली अर्निंग कैपेसिटी को जानने के लिए, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स की पेमेंट के लिए। थर्ड हमने पढ़ा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी बिजनेस की उसमें एनालिसिस में इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनको अपने पैसे मरने का डर होता है। उनको ये लगता है कि अगर मैं सामने वाले को उधार दे रहा हूँ किसी भी रीजन से, तो मेरा पैसा मुझे टाइमली वापस मिल जाए। उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है, गवर्नमेंट ये देखती है कि कोई इंडस्ट्री को अगर मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं उसको हेल्प प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट हमने पढ़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे वो लोग हो गए जिनसे हमने लोन्स ले रखे हैं,
तो वो लोग भी हमारी टाइमली इंटरेस्ट, हमारी अर्निंग कैपेसिटी में इंटरेस्टेड होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा टैक्स अथॉरिटीज को अपना टैक्स लेना होता है, इसलिए वो देखते हैं कि क्या हमारे अकाउंट्स जो हैं वो प्रॉपर प्रोविजंस को कंप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, उन्होंने टैक्स की कैलकुलेशन सही से करी है या नहीं करी है। तो ये हमने कुछ 6 पार्टीज पढ़ी जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी, पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे दिमाग में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। मेरे चैनल को अग्रवाल एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही था, यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को। सो डू वेल, स्टडी वेल, वर्क हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।